all of you, and I hope that all of you will be safe at home, and I pray that God may provide all of you the patience and the courage to fight against a COVID-19. As you know, in the previous class, I taught you about job vacancy advertisement. In this, I taught you how to solve a job vacancy advertisement and an example of job vacancy advertisement. But today, I am going to teach you how to solve a matrimonial advertisement. Now attention on the blackboard. सेकंड टॉपिक है इस जॉब वैकेंसी में बच्चों दूसरा मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट। ब्लैकबोर्ड पे देखना बच्चों। दूसरी इस विज्ञापन की दूसरी टॉपिक आपकी है मैट्रिमोनियल। इस मैट्रिमोनियल का मतलब होता है वैवाहिक, एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन। तो इस मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है वैवाहिक विज्ञापन, अर्थात विवाह से संबंधित अभिज्ञापन। यस, ध्यान दो ब्लैकबोर्ड पे, फिर से एक बार देख लेना। इस मैट्रिमोनियल का मतलब होता है वैवाहिक, एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन। तो इस मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट की हिंदी होती है वैवाहिक अभिज्ञापन, अर्थात विवाह योग्य, विवाह से संबंधित अभिज्ञापन। इस विज्ञापन के अंतर्गत विवाह के लिए एक लड़के और एक लड़की का विज्ञापन आता है। प्यारे बच्चों, मैं आपको पढ़ा चुका था कि कोई भी विज्ञापन हो उसको सॉल्व करने का कुल कितने नियम होता है? 6। तो इस मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट को भी हल करने के जो रूल्स होते हैं, क्या होते हैं? रूल्स। रूल्स का मतलब होता नियम जो होते हैं वो कितने होते? 6। ध्यान दो ब्लैकबोर्ड पे। जैसे ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवां, ये 6 नियम हो गए। तो इसका पहला और अंतिम ये दोनों जो नियम होता है वह सबका मैंने आपको पहले समझा दिया था। सबका क्या होता है? सेम। अर्थात चाहे जॉब वैकेंसी हो, चाहे मैट्रिमोनियल हो, चाहे अकोमोडेशन हो, चाहे एजुकेशनल हो, कोई भी विज्ञापन होगा तो उसका पहला और अंतिम नियम जो होगा वह सेम होगा। अर्थात सब में पहला जो होगा वह हेडिंग ही होगा और सब में अंतिम जो होगा वह वेयर टू अप्लाई या वेयर टू कॉन्टैक्ट होगा। इसमें बच्चों दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा जो होता है, ये बीच के जो 4 नियम होते हैं, ये सभी विज्ञापनों का एक दूसरे से भिन्न भिन्न या अलग अलग होता है। यस, ये बात मैंने आप लोगों को पहले बता रखा था कि कोई भी विज्ञापन होगा उसको हल करने के नियम कितने होंगे? 6। यहां पे मैंने आपको देखो ये 6 नियम दिया, जिसका पहला और छठवां सबका सेम होता है। बीच का दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा जो होता है, ये 4 नियम जो होते हैं वो सभी विज्ञापन का एक दूसरे से अलग अलग होता है। यस, तो आओ हम लोग देखते हैं कि इस मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट पर था हाउ टू सॉल्व मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट। यानी इस मैट्रिमोनियल विज्ञापन को हल कैसे किया जाता है, इसके जो 6 नियम हैं वे कौन कौन से हैं, आओ मैं इसके बारे में आपको समझाता हूं। इसलिए अटेंशन ऑन द ब्लैकबोर्ड। ब्लैकबोर्ड पे ध्यान देना आप लोग। लो बच्चों, ब्लैकबोर्ड पे इस मैट्रिमोनियल का रूल नंबर 1 है। कौन सा? रूल नंबर 1 जो है, इसमें क्या होता है वो आप लोग को पता होना चाहिए। पहला इसमें है हेडिंग। इस
हेडिंग का मतलब होता है शीर्षक। बताइए आप लोग, इस हेडिंग का मतलब क्या होता है? शीर्षक। ये मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि इस मैट्रिमोनियल विज्ञापन को जब हल किया जाता है तो इसकी हेडिंग का मतलब होता है शीर्षक। क्या क्या होती है? ध्यान दो बच्चों, इसकी पहली हेडिंग होती है यहाँ पे सुटेबल, ठीक है, या पहले लिख लेना आप लोग अलायंस है। इस है अलायंस का मतलब होता है गठबंधन। अलायंस का मतलब गठबंधन, ठीक है। इसमें एक लड़की और लड़के का गठबंधन किया जाता है, इसलिए हेडिंग के रूप में हम लोग अलायंस का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा बच्चों इसमें सुटेबल, ठीक है, मैच है, यानी सुटेबल मैच। यहां पे हम लोग हेडिंग के रूप में सुटेबल मैच है। सुटेबल मैच का मतलब होता है उपयुक्त है, जोड़े। इस सुटेबल मैच का भी उपयोग है किया जा सकता है। यस। तीसरा सुनो, हेडिंग के रूप में हम लोग यहाँ पे वांटेड है। अब जैसे दुल्हन चाहिए, लड़की चाहिए तो वांटेड है, यहाँ पे ब्राइड लिख देते हैं। इस ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन, यानी वांटेड ब्राइड, ये भी हेडिंग दे सकते हैं। अगर दुल्हा चाहिए तो यहाँ पे हेडिंग के रूप में हम लोग वांटेड है, ब्राइड है, ग्रूम है। हेडिंग के रूप में हम लोग इसका उपयोग करेंगे वांटेड है, ब्राइड ग्रूम है। ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है बच्चों दुल्हा। इसको डायरेक्ट लिखा जा सकता है वांटेड ग्रूम लिखोगे तो भी सही होगा। तो इस मैट्रिमोनियल में हेडिंग बनाने के लिए इन चारों में से किसी का भी उपयोग किया जा सकता है। फिर से ब्लैक बोर्ड पे देखना आप लोग। पहला यहां पे लिखा है अलायंस है। इस अलायंस का मतलब होता है गठबंधन, तो आप हेडिंग के रूप में अलायंस का उपयोग भी कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे है सुटेबल है, मैच है, उपयुक्त है, जोड़े। आप हेडिंग के रूप में सुटेबल मैच का भी उपयोग किया जा सकता है। तीसरा बच्चों वांटेड का मतलब होता आवश्यकता, यह जरूरत है। ब्राइड का मतलब होता दुल्हन, वांटेड ब्राइड का भी उपयोग किया जा सकता है। चौथा बच्चों आपको वांटेड का मतलब होता आवश्यकता है, ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है दुल्हा। इन एक दुल्हे की आवश्यकता या जरूरत है। तो इस मैट्रिमोनियल को बनाने के लिए, हल करने के लिए ये चार हेडिंग है। इन चारों में से किसी का भी उपयोग किया जा सकता है। प्रोसेस सेम है बच्चों। सबसे पहले आपको बॉक्स बनाना होगा। अब आप हेडिंग के रूप में इनका उपयोग बीच में भी कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड बाईं की तरफ कर सकते हो, लेकिन याद रहे इनमें से प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़े से लिखो या सभी अक्षर को बड़े से लिखा जा सकता है। उदाहरण देखो, जैसे यहां पे हमने एक बॉक्स बना दिया, जैसे ये हो गया आपका ये बॉक्स। ब्लैक बोर्ड पे देखो, अब हेडिंग हम लोग यहाँ पे बीच में भी दे सकते हैं और बाईं तरफ दे सकते हैं, लेकिन बीच में देंगे तो भी इनमें से प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़े से लिखेंगे या सभी को बड़े से लिख सकते हैं। बाईं तरफ देंगे तो भी प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़े से या सभी अक्षर को बड़े से लिखा जा सकता है। उदाहरण देखो बच्चों, जैसे हमको हेडिंग देना है सुटेबल मैच, तो हमने यहाँ पे लिख दिया यस। अब उसके बाद यहां पे हो गया UITA, सुटेबल, BLE, सुटेबल, MATCH। देखो हमने यहां पे हेडिंग के रूप में क्या दे दिया? सुटेबल मैच हेडिंग दे दिया। अब हम लोग चले आएंगे बाईं तरफ। अब इस बाईं तरफ से हमको क्या शुरू करना है? बॉडी। इस बॉडी में क्या क्या लिखा जाएगा मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि इस बॉडी में क्या क्या लिखा जाता है। अब यहाँ पे हम लोग हेडिंग के रूप में इस सुटेबल मैच की जगह अलायंस का उपयोग भी कर सकते थे।
वांटेड ब्राइड का उपयोग कर सकते थे, वांटेड ब्राइड ग्रूम का उपयोग कर सकते थे। लेकिन याद रहे, जैसे ब्राइड का उपयोग कहां होगा? अगर विज्ञापन आप लड़के के लिए दे रहे हो, अर्थात अगर आपके घर लड़के का विवाह करना है, उसके लिए आप विज्ञापन दे रहे हो, तो आपके घर लड़का तो है, आपको चाहिए क्या? लड़की। तो वहां पे हेडिंग के रूप में वांटेड ब्राइड होगा। यस, अगर आपके घर लड़की है, उसके लिए आप विज्ञापन दे रहे हो, तो आपको जरूरत किसकी होगी? लड़के की। तो हेडिंग क्या आएगा? वांटेड ब्राइड ग्रूम। यस, लेकिन बच्चों अब चाहे लड़की के लिए विज्ञापन दिया जाए चाहे लड़का के लिए, अगर यहाँ पे अलायंस का उपयोग बिना किसी परिवर्तन के दोनों के लिए किया जा सकता है, सुटेबल मैच का उपयोग बिना किसी परिवर्तन के दोनों के लिए किया जा सकता है। लेकिन इन दिनों में आप सावधान रहिएगा कि अगर घर में लड़की के विवाह के लिए चाहिए तो लड़का चाहिए तो वांटेड ब्राइड ग्रूम होगा, अगर घर में लड़के के विवाह के लिए चाहिए तो लड़की चाहिए तो वांटेड ब्राइड होगा। लेकिन इन दिनों में बिना किसी परिवर्तन के चाहे लड़की हो चाहे लड़का, दोनों के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। यस, तो मैंने पहला नियम आपको बता दिया, हेडिंग। इस हेडिंग का मतलब होता है शीर्षक। शीर्षक के रूप में अलायंस, सुटेबल मैच, वांटेड ब्राइड और वांटेड ब्राइड ग्रूम का उपयोग किया जा सकता है। किस प्रकार से किया जा सकता है ये बच्चों मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले बीच में हेडिंग दोगे या तो बाईं तरफ दोगे, बीच में दोगे तो भी प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़े से या हर अक्षर को बड़े से, बाईं तरफ दोगे तो भी प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़े से या तो हर अक्षर को बड़े से लिखा जाएगा। यस, रूल नंबर सेकंड देखो, ध्यान देना बच्चों। रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड आपका आता है फार होम। इस फार होम का मतलब होता है किसके, किसके लिए। याद रहे ब्लैक बोर्ड पे, इस फार होम का मतलब क्या होता है? किसके लिए। अर्थात यही टॉपिक आपको प्रश्न मिलती है कि आपको जो विज्ञापन देना है समाचार पत्र में, तो आपके घर लड़की के लिए विज्ञापन देना है कि लड़के के लिए विज्ञापन देना है, ये टॉपिक आपको प्रश्न में मिलेगा, जिससे ये साबित होगा कि आपके घर में लड़की के विवाह के लिए चाहिए कि लड़के के लिए विवाह के लिए चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान देना, जैसे यहाँ पे आएगा अ बॉय एक लड़के के लिए, या यहाँ पे गर्ल, गर्ल का मतलब होता लड़की। दोनों चीजों को बच्चों ध्यान से देखना आप लोग। अब इसमें आपको यह पता करना होगा कि जो विज्ञापन देना है, अब बॉय का मतलब एक लड़के के लिए देना है। अगर आपके घर लड़के के लिए देना है तो सबसे पहले विवरण जो होगा वह आपको लड़के का देना होगा, फिर बाद में आपको लड़की का विवरण चाहिए कि आपको जो लड़की चाहिए उसकी एज कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, कलर कैसा होना चाहिए, एजुकेशन कैसा होना चाहिए, सारा विवरण जो होगा वह बाद में लड़की का आएगा। अगर आपके घर लड़की के विवाह के लिए चाहिए तो सबसे पहले जो विवरण दोगे वह आप लड़की का दोगे, फिर उसके बाद आपको किसका विवरण चाहिए? लड़के का, कि जो लड़का हमको चाहिए उसके अंदर कौन कौन से क्वालिफिकेशन एंड अचीवमेंट है, अर्थात उसके अंदर क्या योग्यता और कौन कौन सी उपलब्धियां होनी चाहिए। तो ध्यान देना बच्चों, इसमें एक गजब की टॉपिक है। याद रहे कि इस मैट्रिमोनियल में दोनों का विवरण आएगा, लड़के का भी विवरण आएगा और लड़की का भी विवरण आएगा। यस, अगर आपके घर में लड़के का विवाह है तो सबसे पहले विवरण जो होगा वह लड़के का आएगा, लेकिन लड़के का जो विवरण आएगा वो एकदम फिक्स आएगा। जैसे एज फिक्स होगी, क्वालिफिकेशन फिक्स होगा, हाइट फिक्स होगी। लेकिन बाद में जब विवरण लड़की का लोगे तो आपको विकल्प देना होगा कि लड़की की उम्र इतने से इतने के बीच में होनी चाहिए, उसकी हाइट इतने से इतने के बीच में होना चाहिए, उसकी योग्यता इतने से इतने के बीच में होना चाहिए। अब
जो बाद में दिया जाएगा वो ऑप्शन में होगा, लेकिन जो पहले दिया जाएगा वो एकदम फिक्स दिया जाता है। तो याद रहे इसमें दोनों का आएगा, एक लड़के का और एक लड़की का, इन दोनों का विवरण आपको इसमें देना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे दूसरी हेडिंग आपकी है, बताओ दूसरी टॉपिक, दूसरा नियम जो है वह फॉर होम, अर्थात किसके लिए, एक लड़के के लिए कि एक लड़की के लिए। फिर से ध्यान से सुनना, अगर लड़के के लिए होगा तो सबसे पहले जो सारा विवरण होगा वो लड़के का होगा, बाद में लड़की का। अगर लड़की के लिए विज्ञापन दे रहे हो तो सबसे पहले सभी विवरण लड़की का होगा, बाद में किसका होगा, लड़के का। इस मैट्रिमोनियल में दोनों का विवरण एक एक करके दिया जाता है। तो ये बच्चों रूल नंबर सेकंड था आपका, फॉर होम है किसके लिए। यस, अब आ जाओ रूल नंबर तीसरा। रूल नंबर तीसरा इसमें है आपका क्वालिफिकेशन एंड अचीवमेंट। ब्लैक बोर्ड पे देखना आप लोग। इस क्वालिफिकेशन का मतलब होता है योग्यता, एंड का मतलब होता और इस अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धियां। यानी योग्यता और उपलब्धियां, इसमें 5 खंड आएगा बच्चों, 5 टॉपिक आएगी। और एक और ध्यान दो बच्चों, ये तीसरी टॉपिक इस मैट्रिमोनियल में 2 बार आएगा, एक बार लड़के का और एक बार लड़की का, इसलिए इसके ऊपर कमांड रखो आप। इस क्वालिफिकेशन का मतलब होता है योग्यता, एंड अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धियां। योग्यता और उपलब्धियां, इसमें कितने टॉपिक आते हैं, 5 का मतलब क्या होता, 5। ध्यान दो पहला क्या है इसमें पहला आपका आता है फिजिकल। इस फिजिकल का मतलब होता है शारीरिक। फिजिकल का मतलब क्या होता है, शारीरिक। इसमें 3 खंड आते हैं। पहला बच्चों इसमें आता है एज का मतलब होता उम्र। अगर लड़का होगा तो उसकी उम्र कितनी है। दूसरा इसमें आता है बी, इसमें हाइट है। हाइट का मतलब होता है ऊंचाई, इन उसकी ऊंचाई कितनी है। और तीसरा इसमें आता है कलर। कलर का मतलब होता रंग, इन उसका रंग कैसा है। तो ध्यान दो बच्चों, पहला इसमें खंड बताया आपको फिजिकल। इस फिजिकल का मतलब शारीरिक, इसमें 3 आते हैं। पहला यहाँ पे आ गया एज का मतलब होता उम्र, उसकी उम्र कितनी है। दूसरा यहाँ पे आता है हाइट का मतलब उसकी ऊंचाई कितनी है। तीसरा इसमें आता है कलर का मतलब होता है रंग, उसका रंग अब कैसा है। मैं बताऊंगा अभी आपको कि ये कैसे कैसे लिखा जाएगा। आगे देखना, इसमें दूसरा खंड जो है वह आपका आता है एजुकेशनल। इस एजुकेशनल का मतलब होता है शैक्षिक, अर्थात वो लड़का जो है या लड़की है वह कितना पढ़ा लिखा है, अर्थात उसके पास कितनी क्वालिफिकेशन का मतलब योग्यता है। ये चीज इसमें आएगा। इसमें तीसरा खंड आता है आपका फाइनेंशियल। इस फाइनेंशियल का मतलब होता है आर्थिक। फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है, आर्थिक। इसमें डियर स्टूडेंट है, इसमें क्या बताना होता है, इनकम। यानी इनकम का मतलब होता है आय। इसमें आय बताना होता है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसकी पर मंथ इनकम का मतलब आय कितनी है। जैसे लिखोगे इनकम 10,000 पर मंथ, जैसे इनकम 20,000 पर मंथ, तो इसमें आपको बताना पड़ता है फाइनेंशियल में इनकम। इसमें 4 देखना बच्चों। चौथा इसमें आता है हैबिट। ठीक है, इस हैबिट का मतलब होता है आदत।
इसमें या हॉबीज है। हॉबीज का मतलब होता है अभिरुचियां, अर्थात उसकी रुचि किसमें है, यानी वो किस चीज को पसंद करता है और किस चीज को नापसंद करता है। तो अक्सर इसमें रुचि लिखी जाती है, पसंद लिखी जाती है, नापसंद नहीं लिखा जाता है। तो इसमें आपको बताना होता है कि उसको कौन सा चीज है अपसंद है, अर्थात फुटबॉल खेलना पसंद है, कि कहानी पढ़ना पसंद है, कि फिल्म देखना पसंद है, कि उपन्यास पढ़ना पसंद है, यानी कौन सा चीज उसको पसंद है। अब आ जाओ बच्चों, इसमें पांचवा आता है। पांचवा इसमें आता है सोशल, इस है, स्टेटस है। इस है सोशल का मतलब होता है सामाजिक, स्टेटस का मतलब होता है स्तर, अर्थात सामाजिक स्तर। अब इसमें क्या क्या आता है ये ध्यान दो। इसमें बच्चों ये आता है कि उसका पिता क्या करता है, उसकी माता क्या करती है, और वो परिवार में कितने भाई और कितने बहन हैं, बस इतना विवरण। इस सोशल स्टेटस में केवल माता पिता और भाई बहन का ही विवरण है देना पड़ता है, अर्थात उसके पिता क्या करते हैं, उसकी माता क्या करती है, और वो परिवार में कितने भाई और कितने बहन हैं। ये बच्चों आपका आता है इस तीसरे खंड है, कौन सा, क्वालिफिकेशन एंड अचीवमेंट में। ये देखो 5 खंड है, यही 5 खंड है, एक बार लड़के का आएगा तो एक बार लड़की का आएगा, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। तो फिर से देखना, पहला बच्चों इसमें बताया मैंने फिजिकल। फिजिकल का मतलब क्या होता है, शारीरिक। बताओ इसमें पहला क्या आता है, एज। एज का मतलब उम्र है। तो अगर इसमें उम्र लिखना है तो कैसे लिखोगे, ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दो आप लोग। अगर बच्चों इसमें एज लिखना होगा तो डायरेक्ट लिखोगे, जैसे हमने यहां पे लिखा एज है 25 है, ईयर्स है, कामा सिर्फ इतने बस फिक्स। जैसे एज है 30 ईयर्स, ठीक है, जैसे एज है 21 है ईयर्स, ऐसे लिखोगे। अब जैसे हाइट लिखना है तो कामा कर दिया यहां पे। अब ये हो गया आपका, जैसे हाइट है 5 है, फिट है, अब लिख दिया 6 इंच है। याद रहे, अगर एक कामा होगा तो फिट होगा, अगर डबल हो गया तो इंच हो गया। जैसे हाइट ऊंचाई 5 फीट 6 इंच, या हाइट 5 फीट 8 इंच, या हाइट 5 फीट 9 इंच। फिर इसके बाद क्या कर दिया, कामा। यस। अब आ जाओ बच्चों इस कलर में। अब इस कलर में तो वैसे ब्रिटिश, ऐसे गेहुआ कलर, सांवला कलर, ऐसे कई लिखा जाता है, व्हाइट कलर। लेकिन यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कैसे लिखना कलर में। इस कलर में केवल 2 चीज लिखोगे। अगर लड़का होगा तो सिर्फ यहां पे लिखना अ हैंड है, सम। क्या लिखोगे, हैंडसम। अगर लड़की होगी तो आपको क्या लिखना है, अ ब्यूटीफुल है। इस हैंडसम का मतलब भी होता सुंदर, इस ब्यूटीफुल का मतलब भी होता सुंदर। इस हैंडसम शब्द का उपयोग मेल के लिए उपयोग होता है, इस ब्यूटीफुल का उपयोग फीमेल के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखना बच्चों कि अगर इस मैट्रिमोनियल में कलर लिखना है तो आप क्या लिखोगे, लड़के के लिए हैंडसम, और अगर लड़की होगी तो क्या लिखोगे, ब्यूटीफुल। यस। अब आ जाओगे, इसमें दूसरा खंड आपका आता है एजुकेशनल, शैक्षिक, अर्थात वह कितना पढ़ा लिखा है। इसको कैसे लिखोगे, जैसे यहां पे आपने लिखा एजुकेटेड, अब यहां पे लिख दिया जैसे बीए, और यहां पे लिख दिया बीए, कामा, बस इतने। फिर से ध्यान देना बच्चों, जैसे हमको यहां पे एजुकेशनल लिखना है तो हमने क्या लिखा, जैसे एजुकेटेड शिक्षित है, बीए बीए, बोलो क्या लिखा, बीए बीएड, या एजुकेटेड 10+2, 10+2 का मतलब 12वीं। जैसे एजुकेटेड एमए बीएड, ऐसे लिखोगे, फिर कामा कर दोगे। तीसरा देखना बच्चों, इसमें फाइनेंशियल। फाइनेंशियल का मतलब होता आर्थिक। इसमें आपको क्या लिखना है,
इनकम, इनकम का मतलब आय, उसकी पर मंथ इनकम कैसे है, तो यहां पे लिखोगे आप लोग जैसे इनकम, अब यहां पे लिख दिया 20 अब यहां पे लिख दिया पर मंथ है कामा। देखो इनकम का मतलब आय, 20,000 का मतलब होता 20,000, अब पर मंथ इन उसकी आय जो है वह 20,000 अब पर मंथ है। या लिखो इनकम 10,000 है पर मंथ, या इनकम 30,000 है अब पर मंथ। यस, अब बच्चों यहां पे आना हैबिट, हैबिट का मतलब आदत। मैं इसमें बताया हॉबीज, हॉबीज का मतलब होता अभिरुचियां, अर्थात इसमें क्या लिखना, उसकी पसंद क्या है। तो जैसे मैंने यहां पे लिखा लाइक है, अ टू, अ प्ले, अ फो, अ बार कामा। लाइक का मतलब होता पसंद करता है, टू प्ले का मतलब होता खेलना फुटबॉल, अर्थात वह फुटबॉल खेलना पसंद करता है, सिर्फ पसंद लिख देना इसमें। अब आता है इसमें सोशल स्टेटस, सोशल स्टेटस का मतलब सामाजिक स्तर। तो ध्यान देना बच्चों, इस सामाजिक स्तर में क्या लिखा जाएगा, इस सामाजिक स्तर में हमको ये लिखना होता कि उसका पिता क्या करते हैं, माता क्या करती हैं, और परिवार में कितने भाई और कितने बहन हैं। ब्लैक बोर्ड पे देखो जैसे यहां पे लिखा अब फादर, अब दे दिया यहां पे जैसे टीचर, अब कामा कर दिया, फिर मदर लिखना है तो जैसे यहां पे लिख दिया मदर है, अब हाउस है, अब मेल कर, फिर कामा कर दिया। अब कितने भाई और कितने बहन हैं, तो जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 2, अब अदर्स है, एंड अब 2 सिस्टर्स है, 2 सिस्टर्स इन द फैमिली, यानी फुल स्टॉप। फादर का मतलब होता पिता, अध्यापक है, मदर जो है हाउस मेकर का मतलब गृहिणी है, 2 ब्रदर्स का मतलब 2 भाई हैं, एंड 2 सिस्टर का मतलब 2 बहन है, इन द फैमिली का मतलब परिवार में, यानी परिवार में पिता जो है अध्यापक है, माता जो है गृहिणी है, और 2 भाई और 2 बहन हैं। इस 3 टॉपिक के बाद बच्चों यहां पे किसका उपयोग करोगे, फुल स्टॉप का, याद रहे। तो ध्यान देना, ये तीसरा टॉपिक था क्वालिफिकेशन एंड अचीवमेंट। मैंने इसमें 5 बताया, फिजिकल एज लिखना आपको यहां पे समझाया, हाइट यहां पे हाइट लिखना समझाया, कलर यहां पे आपको कलर लिखना समझाया, एजुकेशन यहां पे आपको एजुकेशन लिखना समझाया, इनकम ये आपको इनकम लिखना समझाया, हैबिट अर्थात हॉबीज यहां पे आपको हॉबीज लिखना सिखाया, सोशल स्टेटस यहां पे आपको असोशियल स्टेटस लिखना सिखाया। इस प्रकार से 3 टॉपिक के बाद बताओ यहां पे किसका उपयोग करोगे, फुल स्टॉप का। अब आता बच्चों आपका चौथा टॉपिक, ध्यान रखना तीसरा और चौथा टॉपिक दोनों सेम है, क्योंकि एक बार लड़के का आएगा और एक बार लड़की का। इस चौथे टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरे कुछ शब्द देखो, ये अपने मन से लिखना होता है, ध्यान दो। क्या, जैसे अगर ये 5 विवरण लड़के का है तो आपको चाहिए क्या, लड़की, तो यहां पे आपको लिखना होता फुल स्टॉप के बाद बड़े से वांटेड, ब्यूटी, फुल है। अब बताओ यहां पे क्या हो जाएगा, अब ब्राइट। वांटेड का मतलब आवश्यकता है, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, ब्राइड का मतलब दुल्हन। एक सुंदर दुल्हन की आवश्यकता या जरूरत है इस फुल स्टॉप के बाद। कब, अगर यह पूरा विवरण किसका है, बॉय का मतलब लड़के का है, तो आपको लड़की चाहिए, इसलिए ब्यूटीफुल ब्राइड लिखा। अगर यह 5 विवरण मान लो अगर लड़की का है तो बताइए आपको चाहिए क्या, लड़का, तो यहां पे लिखना होगा फिर
वन, टेड, हैंड, सम। अब यहां पर हो जाएगा ब्राइड, ग्रूम। याद रहे बच्चों, वांटेड का मतलब आवश्यकता है, हैंडसम का मतलब होता सुंदर, ब्राइड ग्रूम का मतलब होता दुल्हा। एक सुंदर दुल्हे की आवश्यकता या जरूरत है। ये आपको 3 टॉपिक के बाद अपने मन से लिखना होगा। याद रहे, अगर ये पांचों विवरण लड़की का है तो लड़का चाहिए, तो वांटेड, हैंडसम, ब्राइड, ग्रूम। अगर ये पांचों विवरण लड़के का है तो लड़की चाहिए, तो वांटेड, ब्यूटीफुल, ब्राइड। यस। अब बच्चों आते हैं रूल नंबर 4 है, तो ध्यान रखना रूल नंबर 3 और 4 दोनों सेम है, क्योंकि एक बार लड़की का आएगा तो एक बार लड़के का आएगा। आओ ब्लैक बोर्ड पे देखो, ध्यान देना बच्चों, ब्लैक बोर्ड पे रूल नंबर आता है आपका 4 है। इसमें आपका वही सेम आता है, क्वालिफिकेशन एंड अचीवमेंट। ब्लैक बोर्ड पे देखो, क्वालिफिकेशन का मतलब योग्यता, एंड का मतलब होता और, अचीवमेंट का मतलब उपलब्धियां, यानी योग्यता और उपलब्धियां। मैंने आपको बताया कि ये टॉपिक 2 बार आती है, एक बार लड़के का और एक बार लड़की का। तो अब इसमें देखो एक पूरा सेम टू सेम रहेगा। पहला यही सेम होगा आपका इसमें, फिजिकल। बताओ फिजिकल का मतलब क्या होता, पढ़ा चुका हूं सारे ही। इसमें वही 3 आएंगे। पहला बताओ क्या आएंगे यहाँ पे, जैसे एज का मतलब होता उम्र, लेकिन अब यहां पे उम्र जो होगा वो ऑप्शन में होगा कि एज इतने से इतने के बीच में हो। दूसरा इसमें आता आपका हाइट का मतलब क्या होता, ऊंचाई। याद रहे बच्चों, इसमें ऊंचाई भी विकल्प में देना होगा कि ऊंचाई इतना हो या इससे अधिक हो। तीसरा इसमें आता है कलर। कलर का मतलब होता है रंग, कोई विकल्प नहीं होगा, सिर्फ लड़का होगा तो हैंडसम, लड़की होगा तो ब्यूटीफुल लिखना। अब दूसरा इसमें आता है आपका फिगर, एजुकेशनल का मतलब होता है शैक्षिक। इसमें भी आपको विकल्प देना होगा कि कम से कम इतना पढ़ा हो या इससे अधिक। यस। फिर इसमें आपका तीसरा आता है इसमें क्या लिखना होता है, इनकम। इनकम का मतलब क्या होता, आय। इसमें आपको बताना होगा कि उसकी आय जो है वो इतने से इतने के अब बीच में हो। अब बच्चों इसमें आपका चौथा टॉपिक आता है हैबिट। हैबिट का मतलब होता है आदत या हॉबीज, या केवल इतने लिखना हैबिट। हैबिट का मतलब होता है आदत, अर्थात इस आदत में आपको क्या लिखना होगा, हॉबीज। हॉबीज का मतलब अभिरुचियां, अर्थात उसकी पसंद क्या है। वही सेम आपका 5वां खंड इसमें आएगा सोशल स्टेटस। इस सोशल स्टेटस का मतलब होता है सामाजिक स्तर। इसमें भी वही बताना होगा, पिता क्या करता है, माता क्या करती है, कितने भाई और कितने परिवार में बहन हैं, इसका विवरण देना होता है। तो ध्यान देना बच्चों, मैं आपको इसके बारे में पूरा का पूरा विवरण यहाँ पे दिया था कि देखो चौथा टॉपिक भी सेम, क्वालिफिकेशन एंड अचीवमेंट। इसमें भी पहला क्या होगा, फिजिकल, लेकिन एज जो होगा वो विकल्प में आएगा। हाइट जो होगा विकल्प में आएगा। कलर का कोई विकल्प नहीं। फिर एजुकेशन जो होगा वो विकल्प में आएगा। इस इनकम का कोई विकल्प नहीं, या तो इनकम को मत लिखना। अगर लड़के के लिए विज्ञापन दे रहे हो तो लड़के की इनकम की आवश्यकता है, अगर लड़के के लिए विज्ञापन दे रहे हो तो यहाँ पे लड़की का इनकम नहीं लिखोगे तो भी कोई जरूरत नहीं।
सोशल स्टेटस का मतलब सामाजिक स्तर। अगर लड़की के लिए विज्ञापन दोगे तो लड़के के सामाजिक स्तर से हमको जरूरत है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी बच्ची का विवाह जो है वो अच्छे परिवार में हो। अगर मान लो आप लड़के का विज्ञापन दे रहे हो तो आपको सामाजिक स्तर से क्या पता करना, ठीक है। लड़की पढ़ी लिखी अच्छी होनी चाहिए, उसके माता पिता क्या करते हैं, वो कितने भाई बहन हैं, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। तो वहां पे अगर नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपकी बताओ कितनी टॉपिक हुई, 4। अब आ जाओ बच्चों रूल नंबर नेक्स्ट 5, 5वां नियम बताता हूं आपको। रूल नंबर 5 जो है इसमें 3 खंड आते हैं, उनमें से कोई एक लिखना होगा। जैसे इसमें आपको बताना होता है, जैसे स्लिम है एंड टाल। आपको लड़की चाहिए तो वो बताना पड़ेगा कि पतली चाहिए कि मोटी चाहिए, वो आपको बताना पड़ता है। जैसे स्लिम एंड टाल, यानी पतली और लंबी हो, या तो यहां पे जैसे फैट है एंड टाल, यानी मोटी और लंबी हो। इन दोनों में से दोनों मत लिखना, दोनों में से कोई एक आएगा। चाहे तो आप स्लिम एंड टाल लिखो या तो आप इसमें फैट एंड टाल लिखो, दोनों में से कोई एक। यस। दूसरा इसमें आता है डोरी। डोरी का मतलब होता है दहेज लेना। अगर आप दहेज नहीं लेते हो तो लिखोगे नो डोरी, अगर लेते हो तो आपको लिखना होगा जैसे 1 लाख एज ए डोरी, ठीक है। लेकिन मैं आपको मुफ्त में सलाह दूंगा कि दहेज मत लिखना, क्योंकि दहेज लिखोगे तो 2-3 दिन के बाद दहेज विरोधी एक्ट की जो पुलिस होगी वो आपको गिरफ्तार कर लेगी, शादी तो कोई और करेगा। इसलिए आप डोरी के बारे में न लिख करके सिर्फ केवल यहां पे क्या लिखना, नो डोरी, अर्थात कोई दहेज नहीं। नेक्स्ट इसमें आता है आपको कास्ट है, बार, या तो यहां पे नो कास्ट है बार। ध्यान देना बच्चों, इन दोनों में से कोई एक आएगा। कास्ट बार, कास्ट का मतलब होता है जाति का, बार का मतलब बाउंडेशन। जैसे अगर आप यादव का लड़का है, वो यादव परिवार में विवाह करना चाहता है तो यहां पे लिखना होगा कास्ट बार। अगर मान लो यादव का लड़का है, किसी भी जाति में विवाह कर सकता है, तो बताओ वहां पे क्या लिखना होगा, नो कास्ट बार। तो याद रहे बच्चों, इन दोनों में से कोई एक, या तो कास्ट बार या तो नो कास्ट बार, इन दोनों में से कोई एक आएगा। फिर जैसे यहाँ पे नो डोरी आएगा, स्लिम एंड टाल या फैट एंड टाल, इन दोनों में से कोई एक आएगा। तो ये देखो आपकी कौन सी टॉपिक थी, 5वीं। यस, 5वीं में इन दोनों में से कोई एक, फिर यहाँ पे नो डोरी, फिर यहाँ पे कास्ट बार या नो कास्ट बार, इन दोनों में से कोई एक। यस बच्चों, अब आ जाओगे रूल नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट। देखो क्या है, रूल नंबर यहां पे बच्चों 6 आता है आपका। यह आप लोग को पहले से ही पता होगा, वेयर टू कंटेक्ट। इससे वेयर टू कंटेक्ट का मतलब होता है किस पते पर संपर्क करना है। इसमें 2 चीज आता है, एक आपका आता है एड्रेस। इस एड्रेस का मतलब होता है पता, और दूसरा आपका आता है कॉन्टैक्ट नंबर। ये 2 चीज आता है। एड्रेस का मतलब होता है पता और कॉन्टैक्ट नंबर। इन किस पते पे संपर्क करना है और उसका कॉन्टैक्ट नंबर अब क्या होगा। इस दोनों चीजों का उपयोग इस वेयर टू कॉन्टैक्ट में लिखा जाता है। अब कैसे लिखा जाएगा ये मैं आपको हल करूंगा तो बताऊंगा कि इस एड्रेस को कैसे लिखा जाएगा और कॉन्टैक्ट नंबर को कैसे